Assalamu alaikum ji and welcome back to our channel Stars with HK and another episode जी। और आज का जो एपिसोड है वो हमारा जो टॉपिक है उसमें वो है हाउ टू फाइंड द राइट IBT एंड IBA फॉर योर चाइल्ड। एंड वी होप कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेशनल होगा। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर लें ताकि आप तक लेटेस्ट कंटेंट की इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंच सके। इसके अलावा ये रिक्वेस्ट कि इस इंफॉर्मेशन को और लोगों तक पहुंचाइए। हो सकता है आपका एक शेयर जो है वो किसी के काम आ सके। आइए इस सेशन की तरफ चलते हैं। और आज के इस सेशन में हमें रावलपिंडी से ज्वाइन किया है वजीहा नौशाही ने, जो कि IBA हैं, यानी इंटरनेशनल बिहेवियर एनालिस्ट। इसके अलावा थेरेपी चैम्बर के नाम से अपना सेटअप चला रही हैं बैरिया टाउन फेज 8 में। आइए इनसे मिलते हैं और इस टॉपिक पे डिटेल से गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू वेरी मच वजिया कि आपने इस सेशन और इस टॉपिक के लिए टाइम निकाला। एंड वेलकम टू आवर चैनल। Thank you so much, Kamal भाई, for inviting me here. I feel like जब आपने ये चीज़ पोस्ट की थी, I feel like ये ऐसा टॉपिक है जो हर पेरेंट की पहुंच में होना चाहिए. And I'm truly honored to be here and to talk about this, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने कहा ना, हर पेरेंट को पता होना चाहिए. आजकल जिस तरह इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बढ़ रही है, देयर आर सर्टिफिकेशंस गोइंग ऑन, हर रोज किसी का पोस्ट आता है कि किसी ने ये किया वो किया. एंड आई थिंक पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि ऑथेंटिक चीजें या थेरेपिस्ट वगैरह जो है वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, एंड व्हाट आर द राइट स्टेप्स टू फाइंड अ गुड थेरेपिस्ट. राइट, बिल्कुल जी। और हम कोशिश करेंगे कि कम वक्त में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकें। तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमें यही बताइए कि IBT और IBA, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इनके वर्किंग रोल्स में भी कोई डिफरेंस है, अगर वो थोड़ा सा यहाँ से शुरू करें। श्योर. आईबीटी जो होता है, इंटरनेशनल बिहेवियर थेरेपिस्ट, वो एक आईबीए के अंडर काम करता है. उनकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन है जो आईबीए से मिलती है. एंड देयर आर अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल जहाँ से आप उनकी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं जो बिहेवियर थेरेपिस्ट होता है. जैसे BACB में आईबीटी है, और QABA की तरफ से ABET है. जो जो थेरेपिस्ट होता है ना, बिहेवियर थेरेपिस्ट, वो डायरेक्ट बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट करता है जो थेरेपीज वगैरह प्लान की जाती हैं आईबीए की तरफ से. इन दोनों के रोल्स में मेजर डिफरेंस ये है कि जो आईबीए होता है, ही और शी इज द हेड ऑफ द टीम. वो जो चीजें प्लान करता है वो सब आईबीटी या आरबीटी है जो ABET होता है वो उस चीज को आगे लेके चलते हैं. यही इसमें फर्क है कि ये नहीं कि आईबीए जो है वो सेशन नहीं ले सकते, दे कैन, बट उनका मेन काम होता है डेवलपमेंट का, असेसमेंट्स का, प्रोग्रेस ट्रैकिंग का. एंड इसीलिए कहा गया है कि जो मैंने तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिए, उसमें के जो बिहेवियर थेरेपिस्ट है, दे कैन नॉट वर्क विदाउट द सुपरविजन ऑफ आईबीए. आईबीए होना बहुत जरूरी है एज योर सुपरवाइजर व्हेन यू वर्किंग एज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट. ओके, तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करना चाहूँ, IBT अकेले इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता, उसको हमेशा सुपरविजन में काम करना पड़ेगा। इज दैट यस. स्टेटमेंट करेक्ट? यस. अच्छा, ये बताइए कि जब IBT या IBA, तो ये किस एजुकेशनल और ट्रेनिंग फेज से गुजरता है, उसके बाद जाके वो सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनता है या बन सकता है, इसके बारे में अगर बताएं। आईबीटी जो होता है उसकी 40 आवर्स की ट्रेनिंग होती है, कोर्स वर्क होता है. वो आप या तो एक गो में कर सकते हो, या फिर आपको जो भी आप जहाँ से भी आप वो ले रहे हैं, सर्टिफिकेशन ले रहे हैं आप अपनी, वहां से वो आपको बता देते हैं ये डेज हैं. प्लस उनके 300 आवर्स होते हैं जिसमें उन्होंने अपने इम्प्लीमेंटिंग, जो आवर्स हम जिनको कहते हैं, जिसमें उन्होंने इम्प्लीमेंट करना होता है जो कुछ वो कोर्स वर्क में पढ़ते हैं. वंस दे गेट सर्टिफिकेट कि उन्होंने 40 आवर्स की ट्रेनिंग ले ली, उन्होंने अपने 300 आवर्स कंप्लीट कर लिए, तो जो आईबीए का पोर्टल होता है वहां पे वो फिर अपना एग्जाम देते हैं. दैट्स हाउ दे गेट सर्टिफाइड. बट आईबीए का सिस्टम जो है वो थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज दे आर इन दी सुपरवाइजिंग रोल. उनके क्या कहते हैं, 270 आवर्स का कोर्स वर्क होता है जो नॉर्मली 10 या 11 महीने में जाके मुकम्मल होता है. एंड देन उनके साथ साथ 1000 आवर्स होते हैं इम्प्लीमेंटिंग एंड प्रोग्रामिंग. यानी उन्होंने थेरेपीज भी करनी है और उन्होंने असेसमेंट्स भी करनी है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. इनके जो आवर्स हैं एज कम्पेयर टू आईबीटी, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट बिकॉज वो 300 होते हैं वो जल्दी कवर अप हो जाते हैं. इसमें थोड़ी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग मिलती है आईबीएस को, कि क्योंकि उन्होंने आगे जाके बाकी आईबीटीज को सुपरवाइज करना है.
सो द ट्रेनिंग्स दे गेट, उसके बाद वो जब अपना सर्टिफिकेशन पूरी करते हैं, अपने आवर्स पूरे करते हैं, एंड देन दे गिव एग्जाम। उसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं। वो थोड़ा टफ थोड़ा सा एग्जाम होता है, बट वो इसीलिए टफ होता है दैट व्हेन दे गेट सर्टिफिकेशन इट मींस समथिंग। तो दोनों में ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जो आईबीए का थोड़ा कोर्स वर्क है या जो सर्टिफिकेशंस वगैरह है, उसके आवर्स, उसकी थोड़ा कहने कंप्लीशन जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होती है, बट वो ज्यादा एक्सटेंसिव होती है। आईबीटीज वाली जो है वो 1 मंथ में जो है वो कोर्स वर्क हम्म। कंप्लीट हो जाता है, और उसके आवर्स भी। अच्छा, ये बताइए कि एक बंदे ने सर्टिफिकेशन कर ली, तो मैं एज अ पेरेंट उसको कहीं से वेरीफाई भी कर सकता हूँ कि यार ये बंदा वाकई सर्टिफाइड है कि नहीं? अगर कर सकता हूँ तो वो कहाँ से कर सकता जी बिल्कुल कर सकते हैं। जो आईबीटी वाले, जो फॉर एग्जांपल अगर आप बिहेवियर थेरेपिस्ट के पास गए हैं या आप एक बिहेवियर एनालिस्ट के लिए गए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं मीटिंग करते हुए कि आपने कहाँ से अपनी सर्टिफिकेशन की है। फॉर एग्जांपल अगर वो कहते हैं कि हमने आईबीएओ से की है, आप उनसे उनका सर्टिफिकेशन नंबर मांग सकते हैं। अगर वो भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, आपको थेरेपिस्ट का पूरा नाम जो है अगर वो पता है, आप उनके वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां पे डायरेक्टरी होती है फॉर ऑल दी सर्टिफिकेशन इन द होल वर्ल्ड, जितने भी होते हैं। आप वहां पर जाके नाम सर्च कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन नंबर तक सर्च कर सकते हैं। व्हेन यू सर्च इट, तो आपको नीचे लिस्ट में पता चल जाता है इफ द थेरेपिस्ट यू आर कंसिडरिंग वो वहां पे है या नहीं। अगर वहां पे इनएक्टिव आता है तो इसका मतलब उसकी सर्टिफिकेशन थी बट अब नहीं है। अगर एक्टिव आता है मतलब ही इज अ प्रॉपर एक्टिव थेरेपिस्ट और एनालिस्ट राइट नाउ। है? ओके। और अगर किसी को फिर भी मुश्किल पेश आ रही है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है, और मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ वो सारी लिस्ट जो आज तक की। अच्छा, आपने एक चीज़ जिक्र की कि इनएक्टिव और एक्टिव की, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि इनएक्टिव क्यों हो जाती है और एक्टिव रखने के लिए क्या करना पड़ता है? इनएक्टिव तब हो जाती है जब आप उसको रिन्यू नहीं करवाते, क्योंकि हर जो सर्टिफिकेशन होती है वो हर 2 साल बाद जो है रिन्यू होती है। एंड देयर इज अ रिन्यूअल फी एज वेल, जो हम आईबीओ या बीए या क्यूए को देते हैं। उसमें ये डिफरेंस मेजर आता है कि कुछ लोग सर्टिफिकेशन ले लेते हैं बट दे स्टॉप गिविंग थेरेपीज, वो बंद कर देते हैं थेरेपी देना, तो वो उनका इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिसेस आते हैं बिकॉज दे आर नॉट विलिंग कि वो रिन्यूअल फी दें, तो वो प्रैक्टिस करते रहते हैं बट वो इनएक्टिव हो जाती है उनकी सर्टिफिकेशन। तो एथिकली दे आर नॉट सर्टिफाइड एनी मोर टू गिव थेरेपीज इवन एज अ बिहेवियर एनालिस्ट। ये बहुत डायलेमा चल रहा है पाकिस्तान में कि आप इनएक्टिव होके भी थेरेपीज किए जा रहे हो। सो वेन एवर पेरेंट्स वॉन्ट टू चेक, वो सिर्फ ये ना चेक करें कि सर्टिफिकेशन है या नहीं, दे शुड ऑल्सो लुक कि वहाँ पे सर्टिफिकेशन स्टेटस जो है वो एक्टिव होना चाहिए। राइट, तो पेरेंट्स के लिए एक और टिप आगे कि अगर आप किसी भी की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसकी ये चीज़ ज़रूर चेक कीजिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि कैसे इंश्योर करते हैं आप प्रोफेशनल्स, आईबीटी या आईबीए, के जो आप एथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, आप एज अ प्रोफेशनल कैसे इंश्योर करते हैं कि आप जो प्रैक्टिसेस कर रही हैं वो एथिकल हैं और इफेक्टिव? हम लोग जब पढ़ते हैं, हमारा जो कोर्स वर्क होता है आईबीटी एंड आईबीए दोनों का, उसमें हमारा एक प्रॉपर चैप्टर है एथिक्स का। उसमें हम जब एज अ बिहेवियर एनालिस्ट, तो हम बहुत एक्सटेंसिव एथिक्स पढ़ते हैं कि हमने अगर हायरिंग्स भी अगर करनी है तो प्रॉपर सर्टिफाइड हायरिंग्स होनी चाहिए, या कोई ऐसा जो ट्रेंड हो, वो बाद में सर्टिफिकेशन के लिए विलिंग हो, इस टाइप के। आप अगर आपने स्पीच थेरेपिस्ट हायर करना है, बिकॉज वो हमारी डोमेन नहीं है एबीए की, हम्म। बट इफ यू आर रनिंग अ क्लिनिक, अगर आपने स्पीच थेरेपिस्ट हायर करना है, आपके एथिक्स में आना है कि वो प्रॉपर सर्टिफिकेशन बेस्ड होना चाहिए, उसकी प्रॉपर डिग्री हो, उसने अपने उनके जो अपने आर्स होते हैं वो ऐशा में अपने अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है वो हो। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है उसकी प्रॉपर डिग्री हो, फिजियोथेरेपिस्ट है। इन सब के पहला स्टेप तो यह है कि जिसको अगर आपने हायर करना है एज अ बिहेवियर एनालिस्ट, यू शुड नो कि उनके पास प्रॉपर डिग्री और सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि हम एज अ बिहेवियर थेरेपी हमें ऐसी प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए जिसमें बच्चा जो है उसको कोई हार्म ना हो। हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस की जब बात करते हैं, एबीए इज बेस्ड ऑन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। हम जब तक बच्चे की थेरेपी कर रहे हैं उसमें कोई एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, तो वो डाटा की बेसिस पे होनी चाहिए कि बच्चे का ये बिहेवियर बेहतर हो रहा है, तो जिस वजह से बेहतर हो रहा है अगर हमने कुछ में ऐड करना है, हम चेक करते हैं कि यार इज इट एप्लीकेबल। हम पेरेंट्स को उसमें इन्वॉल्व करते हैं,
हमें प्रॉपर मीटिंग उसमें करनी चाहिए होती है कि सबको पता हो कि भाई बच्चे में क्या बिहेव अच्छाई आ रही है, अगर कोई इशू आ रहा है तो क्या आ रहा है। आई थिंक एथिक्स का सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो कभी बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, यू नीड टू कीप द पेरेंट्स इन लूप। हमारे यहाँ होता हम्म। है आईपी चेंज करवा दिया, कुछ भी एडिशन करवा दी। सो एज अ बिहेवियर एनालिस्ट मैं खुद जो 4 साल से मैं इस फील्ड में हूँ एंड नाउ रिसेंटली मैं अपने क्लिनिक में ये काम अप्लाई कर रही हूँ कि मैंने कोई भी चीज चेंज करनी होती है, मैं एक तो उसका चेक करती हूँ कि वो ऑनलाइन अवेलेबल है, उस पर एविडेंस है नहीं। सेकंड, मैं पेरेंट्स से उनकी रजामंदी भी लेती हूँ। वी नीड टू हैव द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स एज वेल, कि मैं ये चीज अप्लाई करने लगी हूँ, क्या आपकी नजर में ये ठीक है, क्या आपको लगता है कि ये चीज घर में बेहतरी हो सकती है इस चीज में। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आपको पूछने पड़ते हैं पेरेंट्स से भी और अपने आप से भी, कि मैं जहाँ हम लोग कभी 3 से 4 ऐसे सवाल हैं जो हम हर टास्क को ऐड करने से पहले पूछते हैं। पहला होता है कि is this task achievable for the child, is this हम्म। task okay with the parents and society, is this task के मतलब जो reinforcement इसको खुद से ही दे, कोई एक्सटर्नल चीज ना पेरेंट्स पे आनी पड़े, एंड कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं, कि कोई ऐसा टास्क तो नहीं हम करवाए जो पेरेंट्स के ऊपर इतना बोझ हम्म। आ जाए फाइनेंशियली कि वो उसको अप्लाई ना कर पाए। एंड व्हेंस ऑल दीज थिंग्स आर टिक, फिर हम उस चीज को उस चीज में ऐड कर देते हैं। ओके। एक चीज बताइए कि पेरेंट्स कैसे जज कर सकते हैं, या वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं कि जिनसे पेरेंट्स को अंदाजा हो सके कि जो थेरेपिस्ट है या प्रोफेशनल है जो वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं कर रहा, उनके लिए क्या? सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो ये है कि उसके पास सर्टिफिकेशन या डिग्री नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है कि पेरेंट्स अमूमन चेक नहीं करते या मांगते नहीं है। तो मेरा हमेशा पेरेंट्स को ये मैसेज है, अगर आपके चैनल के थ्रू भेजा जाता है कि वेन एवर यू मीट अ थेरेपिस्ट और बिहेवियर एनालिस्ट, आपको शर्माना नहीं चाहिए, आपको झिझकना नहीं चाहिए टू आस्क कि यार आपने कहाँ से पढ़ा है, आपकी डिग्री कौन सी है, आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। ये सारी चीजें पेरेंट्स को पता होनी चाहिए, और ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है अगर कोई थेरेपिस्ट या बिहेवियर एनालिस्ट उस चीज को नहीं बता सकता, या वो हिचकिचाता है कि नहीं बताना, अच्छा मेरा ये है, बट व्हेन यू से कि कैन यू शो इट टू मी योर एक्सपीरियंस या आपका जो भी सर्टिफिकेशन है, पहले रेड फ्लैग तो ये है कि वो देता नहीं है वो चीजें या बताने से डरता है। सेकंड ये रेड फ्लैग होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको सर्टिफिकेशन वाला मिल भी गया है थेरेपिस्ट, बट आप जब उनसे पूछते हैं कि यार आप कौन से टूल्स यूज करते हो या कौन सी प्रोग्रेस रिपोर्ट आप सॉरी कौन सी प्रोग्रेस ट्रैकिंग आप करते हो, वो आपको बस कहते हैं हाँ बस हम इस तरह लेके चलते हैं बच्चे को। ये सेकंड रेड फ्लैग है कि दे डोंट गिव इंफॉर्मेशन कि वो किस तरह बच्चे की प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं और कौन सी चीजें यूज करते हैं। थर्ड बिगेस्ट रेड फ्लैग जो मैं कहती हूँ विच इज बिगर देन दी सर्टिफिकेशन वाला, कि प्रोग्रेस आती है नहीं आती, अगर पेरेंट्स मीटिंग करना चाहते हैं कि उनको कोई इशू आ रहा है एंड थेरेपिस्ट सेज नो कि मेरे पास टाइम नहीं है, या बिहेवियर एनालिस्ट हम्म। सेज नो, चलो एक दो बार ही होता है कि नहीं होता हम्म। मीटिंग के लिए टाइम, बट पूरा महीना गुजर गया है एंड देयर इज नो मीटिंग, दैट इज दी दैट्स अ बिगर रेड फ्लैग देन नॉट हैविंग अ सर्टिफिकेशन, कि वो आपको मिलने को ही नहीं तैयार। आपकी कोई बात आप कर रहे हो, आप कोई सजेशन दे रहे हो, वो आपको नहीं बताते, वो आपकी बात नहीं सुनते, थेरेपिस्ट एनालिस्ट आपकी बात नहीं सुनते। हम्म। एंड आई थिंक लास्ट के लिए इसको आई थिंक काइंड ऑफ रेड फ्लैग, कि आप अगर कोई उनको सजेशन देते हो, दे डोंट इनकॉर्पोरेट इट। अगर आप हम्म। कहते हो कि यार घर में बच्चा मेरे साथ हिटिंग कर रहा है एंड वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है हम इस पे काम करेंगे, बट यू सी देयर इज नो प्रोग्रेस, और जब हम्म। आप उनसे बोलते हो कि मुझे रिटर्न में दे दें। मेरी रिसेंटली इस पे एक पेरेंट से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे में प्रोग्रेस आती है, बट मैंने उसकी थेरेपिस्ट को बोला कि आप मुझे ना डॉक्यूमेंटेशन में इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट दें, मैंने कहीं पे शो करानी है। उन्हें हम्म। शायद मुल्क से बाहर जाना था आई थिंक, एंड हम्म। दैट थेरेपिस्ट डिडंट डू एनी ऑफ दैट सॉर्ट, कि देयर इज हम्म। नो डॉक्यूमेंटेशन, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था उसमें कि बच्चे को हम क्लाइंट हिस्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट होता है या बच्चे की प्रोग्रेस हो रही है, ये चीज अप्लाई हो रही है, हमने इतने दिनों के लिए अप्लाई किया, उसका इस टाइम उसकी प्रोग्रेस जो है वो अचीव हुई है, देयर वाज नो हम्म। डॉक्यूमेंटेशन। तो आई थिंक कुछ ये रेड फ्लैग्स जो मैंने भी मेंशन किए हैं, पेरेंट्स को ये चीज पता होनी चाहिए कि व्हेन यू गो टू अ थेरेपिस्ट, अगर वो ये हम्म। सारी चीजें करने से मना कर देता है, देन द बेस्ट ऑप्शन इज टू जस्ट वॉक अवे। राइट। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि पेरेंट्स को शिकायत भी होती हैं प्रोफेशनल से, थेरेपिस्ट से, तो कई दफ़ा जेन्युइन भी हो सकती। तो क्या आईबीटी आईबीए की कंप्लेंट भी कहीं की जा सकती है? अगर की जा सकती है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, क्या प्रोवाइड करना होता है? ऐसा कोई कंप्लेंट सेल टाइप कोई चीज़ है क्या?
टेक्निकली पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना हमारे यहाँ। यहाँ पे हमें कहते हो कि हम लोग लैक करते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम जहाँ किसी को क्वेश्चनेबल ठहरा सकें कि इसके पास ये चीज थी नहीं थी, या इसने मुझसे इस तरीके से बात की, या ऐसा कुछ भी है। बट अगर आपको लगता है कि कहीं पे अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, चाहे पेरेंट को लगता है या किसी और को लगता है, दे कैन डायरेक्टली रिपोर्ट देम टू देयर सर्टिफिकेशन बोर्ड, जो भी होता है। अगर किसी को लगता है कि कोई एक्स वाई जी थेरेपिस्ट है, ये गलत अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहा है विदाउट अ सुपरवाइजर, या कोई सुपरवाइजर है वो गलत कर रहा है, वो उनका जो भी नाम वगैरह है, अब तो वेबसाइट्स पे आपको ईमेल हम्म। एड्रेसेस मिल जाते हैं, दे कैन डायरेक्टली रिपोर्ट दैट थेरेपिस्ट। और जो भी अब सर्टिफिकेशन बोर्ड इतने अच्छे हैं कि वो उस चीज को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि अनएथिकल था नहीं था, क्या इशू था। एंड देन अगर उनको लगता है कि एथिक्स का इशू था, रिस्पेक्ट का इशू था, तो फिर वो उस चीज पे आपका जो है वो कैंसिल कर सकते हैं आपकी सर्टिफिकेशन। लेकिन क्या आपके एक्सपीरियंस में पाकिस्तान में कभी किसी थेरेपिस्ट के खिलाफ कोई एक्शन आपकी याददाश्त या मेमोरी में है? अभी तक तो नहीं है, ऑल दो देयर आर सम पीपल आई वांट टू रिपोर्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अनएथिकल प्रैक्टिस, क्योंकि व्हेन यू आर इन दिस फील्ड फॉर सो लॉन्ग, एंड स्पेशली जब मुझे आइडिया हो गया है, जब आप इस फील्ड में इतना ऐसे होते हो, आपको पता होता है कि यार अच्छा ये बिहेवियर एनालिस्ट है, अच्छा ये बिहेवियर हम्म। थेरेपिस्ट, अच्छा क्योंकि यू आर लिंक्ड, एबीए या। इतनी छोटी फील्ड है अभी पाकिस्तान हम्म। में, आप सब इंटरलिंक्ड होते हो। मुझे कहीं पे पता चल जाएगा अच्छा ये बिहेवियर एनालिस्ट है या ये बिहेवियर थेरेपिस्ट बना है, चाहे वो मेरी मेरी उससे कभी बात नहीं हुई। सो हम्म। वंस आई नो कि यार अच्छा मेरे प्रेमिसेस में कोई असेसमेंट्स कर रहा है बिहेवियर की, और असेसमेंट रिपोर्ट पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन लिखा है, देयर इज नो टूल अप्लाइड, तो मुझे पता चल जाता है देयर इज नो सिग्नेचर, देयर इज नथिंग, वो बस एक वन पेजर रिपोर्ट है। सो आई थिंक व्हेन यू फाइंड दिस काइंड ऑफ थिंग, इवन एज अ बिहेवियर एनालिस्ट एंड थेरेपिस्ट, हमारे ऊपर पेरेंट्स से ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम उस चीज को रिपोर्ट करें, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा। अब मैंने हम्म। रिसेंटली ये चीजें रिपोर्ट करना शुरू की हैं, जो मेरे अब तो मेरे कोई सुपरवाइजर नहीं है, पर जो मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनके साथ ये हम्म। चीजें डिस्कस करती हूँ, क्योंकि रिसेंटली अब हम ये पाकिस्तान बिहेवियर एनालिस्ट बोर्ड जो हम बनाना की कोशिश में लगे हुए, मैम आलिया, मैम जवाहर वगैरह ये सब इसमें इन्वॉल्व हैं। एंड वंस इट इज टेकन प्लेस इन पाकिस्तान, आई थिंक काफी चीजें जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, और रिपोर्ट करना आसान हो जाएगा, इन चीजों को डील करना आसान हो जाएगा। हम्म। हमने भी एक सेशन किया था उन सारे BCBAs, BCABAs, IBAs के साथ, आज से एक साल पहले शायद। लेकिन तब भी मेरा ये ख्याल था कि पाकिस्तान में इस जैसी चीज़ें होना काफ़ी मुश्किल और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो आई डोंट नो कि उसकी प्रोग्रेस कितनी हो सकी है उस बोर्ड की। लेट्स सी एंड होप के उसकी प्रोग्रेस में तेज़ी आए। अच्छा, इंशाल्लाह। ये बताइए कि पेरेंट्स जो है वो क्या एक्सपेक्ट करें, जिस तरह अभी आपने रिपोर्ट्स का नाम लिया कि प्रोफेशनल की तरफ से रिपोर्टिंग जानी चाहिए, तो पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करें या किस किस्म की रिपोर्ट एक्सपेक्ट करनी चाहिए पेरेंट्स को, कि ये उनको मिलना चाहिए, ये उनका हक है, या मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेशनल की तरफ से जरूर दिखाई जानी चाहिए कि उनको ये डाटा दिया जाए या रिपोर्टिंग की जाए, वो किस किस्म की होगी? इसमें मैंने अभी तक जो मैं अपने सेक्टर में भी चीजें अप्लाई करती हूँ, आई थिंक पेरेंट्स को ये चीज करनी चाहिए। इसमें दो से तीन सिर्फ मेजर चीजें होती हैं, इसमें इतना लंबा चौड़ा कोई बात है, कोई इसमें चेक एंड बैलेंस को उस तरह से है नहीं, आपने पेरेंट्स ने बस ये करना होता है, दे शुड एक्सपेक्ट द थेरेपिस्ट टू बी वेरी एथिकल एंड कंफर्टेबल। जब वो अपने बच्चे को उधर लेके जाते हैं, जो इनिशियल सेशन कंसल्टेशन कह लें, वहीं पे आपको पता चल जाता है कि यार इफ द थेरेपिस्ट इज गुड इनफ फॉर माई चाइल्ड और नॉट। जिस तरह थेरेपिस्ट बात करता है, बिहेव करता है, अगर कोई क्वेश्चन पेरेंट्स पूछते हैं, चाहे वो मेरी डोमेन का नहीं है, वो थेरेपिस्ट किस तरीके से उसके साथ डील करता है, उससे ये भी चीज पता चलती है कि यार अच्छा मुझे पेरेंट काउंसलिंग की अगर जरूरत है नहीं है, हाउ द थेरेपिस्ट इज टॉकिंग टू मी अबाउट माई चाइल्ड। अगर आपका थेरेपिस्ट आपको ये कहता है कि मैं उसको क्योर कर दूंगा, आपको वहां से भाग जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। यू डिजर्व टू नो द ट्रूथ, यू डिजर्व टू नो कि आपके बच्चे पे क्या चीज अप्लाई हो रही है। पेरेंट्स शुड क्वेश्चन दिस। आपने सब पूछा ना कि पेरेंट्स को क्या, व्हाट डू दे डिजर्व, जब वो थेरेपिस्ट के पास जाएं, दे डिजर्व टू नो द ट्रूथ, कि हम आपके हम्म। बच्चे पे ये चीज अप्लाई करें। ट्रांसपेरेंसी इज द की। हम्म। आप पेरेंट्स को ये बताओ कि हम इतने अरसे में आपके साथ प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर करेंगे, इतने अरसे में हम ये करेंगे, जर्नलाइजेशन के लिए हम आपको रूम में बिठाएंगे। एंड पेरेंट्स शुड नेवर गो फॉर थेरेपिस्ट और एनालिस्ट जो उनको रूम में ना बिठाए। हम्म। मैं ये नहीं कहती कि हर सेशन में, हम्म। कोई एक हम्म। सेशन रखे मंथली,
जिसमें वो पेरेंट्स को नॉलेज हो कि अच्छा मेरे बच्चे के साथ ये हो रहा है। आई थिंक टू सम इट ऑल, ट्रांसपेरेंसी, हर चीज में ट्रांसपेरेंसी पेरेंट्स के साथ होनी चाहिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो आपने पिक्चर ड्रॉ की है, अगर मैं वैसे आइडिया के लिए पूछना चाहूँ, कंपलसरी नहीं है आपका जवाब देना, लेकिन कि कितने परसेंट प्रोफेशनल्स ऐसा करते हैं? टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक हार्डली 10 to 20%। वो भी मैं उस बेसिस पे गई हूँ जिनको मैं जानती हूँ और जिनका हम्म। मुझे पता है कि यार ये सही कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। बिकॉज जैसे आपने कहा, चेक एंड बैलेंस नहीं है हम्म। हमारे यहाँ, कोई पूछने वाला नहीं है। पेरेंट्स का ये है बिकॉज वो इतने बेचारे इतना डिफिकल्ट पोजीशन होते हैं कि अगर उनको एक तरह से सही नहीं जवाब मिलता या सही तरीके से उनके साथ नहीं हो रहा होता, वो दो रास्ते अपनाते हैं। या तो वो कोई और स्विच कर लेते हैं, वो उस चीज को रिपोर्ट नहीं करते हैं, या हम्म। तो वो वहीं पे अपने बच्चे को भेजते जाते हैं, चाहे ज्यादा पैसे दे रहे हैं कम दे रहे हैं, बिकॉज देर लाइक कि यहाँ पे और अपॉर्चुनिटीज नहीं है पाकिस्तान में या उनके एरिया में। तो वो ये हम्म। बेचारे करते हैं, दे डोंट बॉदर कि यार अच्छा चलो आगे चलते हैं, मेरा बच्चा इस टाइम इम्पोर्टेंट है, जो गलत हुआ जो हुआ, दे जस्ट ड्रॉप इट डाउन। तो आई हम्म। थिंक सबसे इशू बड़ा यही इशू है कि नहीं, चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, एक चीज इसी से बिल्कुल रिलेटेड है कि हमने ये सुना है कि एबीए थेरेपी इज ऑल अबाउट डाटा, सब कुछ डाटा है यहाँ पे। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो प्रोफेशनल्स हैं या थेरेपिस्ट हैं, वाकई ही आप समझती हैं कि उस पर इतना जोर देते हैं? अगर देते हैं तो मैं दोबारा पूछना चाहूँगा कि कितने परसेंट लोग जो हैं थेरेपिस्ट आपके मुखालिफ ना हो जाएं तो कितने परसेंट लोग इसको फॉलो करते होंगे, उस डाटा को जिसकी वो इम्पोर्टेंस इतनी शो करते हैं? मेरे ख्याल से एबीए इज बेस्ड ऑन डाटा। व्हेन आई से एविडेंस बेस्ड, एविडेंस का मतलब नहीं एक्सपेरिमेंट हुआ, यस और नो हुआ, नो। देयर इज अ प्रॉपर कि बच्चे की कितनी परसेंट प्रोग्रेस हुई, कितने परसेंट नहीं हुई। हमारे इवन जो गोल्स बनते हैं, हम उसमें कहते हैं 80% इन 3 consecutive सेशन, या 100% इन दीज काइंड ऑफ सेशन, या इतने वर्ड्स करेगा। हम स्पेसिफिक नंबर पे काम करते हैं। अब इसमें ये है कि कुछ थेरेपिस्ट इस पे काम करते हैं, जैसे मैंने देखा है ये कि अमूमन जो होम सेशंस होते हैं वहां पे वो कहते हैं कि इसमें जरूरत नहीं है या होगा नहीं, या हमसे हो नहीं सकता, कि चेक एंड बैलेंस मुश्किल है, कि किस तरह शीट्स प्रिंट करें सिर्फ एक या दो बच्चे के लिए। हम्म। वहां पे इश्यूज हैं। लेकिन मैंने 2 जगह पे काम किया है, एंड मैंने एक बहुत अच्छी सुपरवाइजर के अंडर मैंने आईबीए की ट्रेनिंग ली है। तो मैंने वहां पे ये देखा है कि वहां पे डाटा कलेक्ट होता है। व्हेन आई वाज वर्किंग इन 2020 इन बेसिस, वहां पे मैंने देखा वहां पे डाटा कलेक्शन पे बहुत जोर दिया जाता है। हमें एक एक हमारी जो रिपोर्ट होती थी, हमें कहा जाता था डाटा साइट पे रखो एंड मेक दैट रिपोर्ट। तो मैंने वही चीज अपने मेरे सेटअप में भी अप्लाई की, एंड आई फील लाइक कि पहले तो शायद इतना नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह एथिकल प्रैक्टिसेस को थोड़ा ज्यादा नाम दिया जा रहा है, उस पर ज्यादा बात की जा रही है, जितना हम चेक एंड बैलेंस वही बात अब रखा जा रहा है। जैसे अभी आपने अगर ये ट्रेनिंग सेशन रखेंगे या आगे कुछ भी होता है, जब थेरेपिस्ट को पता चलेगा ना कि पेरेंट्स को समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो वो और उस चीज को इम्पोर्टेंस देंगे। अभी उतनी नहीं है, बट होनी चाहिए। जितना ज्यादा बेहतर होगा उतना होगा। एक मुखालिफ अगर किसी ने होना, मुझे नहीं लगता कोई होगा, क्योंकि दिस इज द ट्रूथ। जैसा मैंने कहा ना, पेरेंट काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट। अगर यहाँ से किसी पेरेंट को फायदा हो रहा है एंड दे आर ऑप्टिंग फॉर अ बेटर थेरेपिस्ट विद दिस नॉलेज, तो आई थिंक इससे बेहतर और कोई काम नहीं हो सकता। क्योंकि मैं तो अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पे या लोगों के फीडबैक की बेस पे ही बात कर रहा हूँ कि वो अक्सर शिकायत कर रहे होते हैं कि अच्छा, ऐसा तो कोई चीज़ हमें नहीं प्रोवाइड की जाती। अच्छा, तो इसलिए मैंने ये पूछना मुनासिब समझा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जो पेरेंट्स का बड़ा क्वेश्चन होता है कि जब वो आईबीटी या आईबीए प्रोफेशनल की सर्विसेज ले रहे होंगे, तो व्हाट चार्जेस दे एक्सपेक्ट के इतना चार्जेस भी उनको पे करना पड़ेगा, तो वो क्या है? अगर उसके बारे में भी कुछ हमें थोड़ा बता सकें आप। अम, अ, देखिए, पाकिस्तान में ना हर किसी ने अपना कहते हैं मस्जिद खोली हुई है, हर किसी का अपना इमाम हम्म। है, हर किसी की अपनी तरह की नमाज है। वही बात हमारा एबीए में है कि हर किसी का अपना सेंटर है, हर किसी की अपनी टेक्निक्स के मुताबिक या अपनी थेरेपीज के मुताबिक वो फी लेते हैं। टिल नाउ देयर इज नो प्रॉपर लिमिट कि इतनी होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि जहाँ पेरेंट्स को थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है, वहां पे हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। लाइक देयर आर सम पेरेंट्स जो सच में नहीं दे सकते, मैं उनकी बात नहीं करी हुआ है। लाइक
दे हैव इनफ मनी टू प्रोवाइड फॉर देयर चाइल्ड बट दे डोंट। बट मैं ये भी हम्म नहीं कहती कि जस्ट बिकॉज अ पेरेंट इज एबल टू गिव यू मेक देम पे, ये हम्म जरूरी नहीं है। आपको हम्म पाकिस्तान में स्पेशली, बाकी बाहर के मुल्कों का तो अलग हिसाब है, व्हेन यू आर सेटिंग अ फी पर सेशन इन पाकिस्तान, आपको पाकिस्तान के लोगों का, इनके फाइनेंशियल स्टेटस का, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो है, उन सबको नजर में रख के करना पड़ेगा। क्योंकि हम चाहे जितना मर्जी कह लें कि हमारी मेहनत है जो कुछ भी है, बट हम मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? व्हाट इफ हम्म अगर वो उस चीज को अगर फॉर एग्जांपल आपने 2,500-3,000 रखी हुई है पर सेशन की फी, अगर कोई पेरेंट उस चीज को हासिल ही नहीं कर सकता, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ योर डिग्री? आप फिर कहाँ अप्लाई हम्म करोगे जब आपके पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे? मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग फ्री में करो या 1,000 रुपया पर सेशन कर दो, बट इस कदर रखो कि पेरेंट उस चीज को भर सके, उस फी को, और आपका भी काम चलता रहे। हमें अपने साथ साथ, व्हेन वी टॉक अबाउट एथिक्स, हमने एथिक्स में ये चीज पढ़ी थी कि आपने ये नहीं देखना, आपने माँ बाप को मनी मेकिंग मशीन नहीं समझना। वो पैसा हम्म दे रहे हैं, वो डेस्परेशन में आ रहे हैं, इसका ये हरगिज मतलब नहीं यू यूज दैट मनी। ये एक मेरा मैसेज होगा पेरेंट्स को कि नेवर, इफ इवन इफ यू आर डेस्परेट कि कहीं और नहीं मिले आपके बच्चे को थेरेपिस्ट, नेवर एवर बी लाइक कि यहीं से करवाना है। देयर आर मल्टीपल थेरेपिस्ट इन पाकिस्तान, मल्टीपल बिहेवियर एनालिस्ट। आपको कहीं पे कोई इशू होता है, कुछ भी होता है, जैसे कमान भाई ने कहा, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। आप लोग उनके भेद ना चाहें जो लिटरली बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं। जैसे आपने कहा ना, क्या एक होना चाहिए, आई कैन नॉट डिक्टेट एनी वन कि आपने हम्म। इतना, क्योंकि हर किसी का अपने एरिया के लिहाज हाँ से, कुछ का रेंट ज्यादा है, कुछ की क्वालिटी शायद पता बिल्कुल। नहीं वो क्या क्या ओटी में दे रहे होंगे उनको, तो वो ज्यादा फी ले सकते हैं। बट आई थिंक थेरेपिस्ट को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, एंड पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि अगर आपको सर्विसेज मिल रही हैं, देयर इज ऑलवेज अ प्राइस फॉर एवरी सर्विस। आप कहीं बाहर हम्म। जाते हैं, आपको फ्री में तो कपड़े नहीं मिलते, आपको फ्री में खाना नहीं मिलता। तो इफ यू आर विलिंग टू पे देयर, आपको अपने बच्चे जो है या बच्ची है, आपको उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं से फिर पैसे जो है वो लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम ये पूछें, हम इस तरह इसको रिफ्रेश कर लेते हैं कि किस प्राइस रेंज से शुरू होके कहाँ तक आपके एक्सपीरियंस में है कि कहाँ तक के चार्जेस लिए जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे? तो ऐसे ही एक आइडिया के लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मिनिमम क्या हो सकता है और मैक्सिमम अभी तक आपके एक्सपीरियंस में मैंने क्या अभी तक जितना मैंने देखा है, मिनिमम जो है वो 1,100-1,200 से जाके मैंने बहुत हाई प्राइसेस भी देखी हैं। बट आई थिंक जो एक नॉर्मली मैंने जितने पेरेंट्स ने मेरे साथ काम किया है उनसे, या जिनसे मेरी बात होती रहती है रोजमर्रा में, उनसे मुझे पता चला कि नॉर्मली जो फी होती है ना 1,500-1,600 तक, वो पेरेंट्स दे देते हैं। बट जब वो मंथली पे जाके आप उनको थोड़ा सा स्लैक दे दो तो वो पेरेंट्स पे कर हम्म देते हैं। वरना पेरेंट्स अमूमन कहते हैं कि भाई बाहर बहुत एक्सपेंसिव है या कुछ भी। और आई थिंक कि जहाँ पेरेंट्स को ज्यादा डिस्काउंट वगैरह चाहिए, चेक एंड बैलेंस सिर्फ थेरेपिस्ट का नहीं, पेरेंट्स पे भी होना चाहिए कि अगर आप कहीं पे थेरेपी दे रहे हो तो वो फी कितनी ले रहे हैं। आप अगर, जैसा हमारे यहाँ होता है कि यार अगर किसी कोई सच में नहीं दे सकता, आप उनसे उनकी सैलरी स्लिप मंगवा सकते हो, आप उनको डिफरेंट तरीके बता सकते हो। आई नो अ प्लेस और टू जहाँ ये चीज अप्लाई होती है कि वो पेरेंट्स को स्लैक देते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ आप हमें बता दो कि आप नहीं दे सकते या हम्म। कुछ है। तो इवन 1,500 से भी नीचे मैंने देखा लोग जो हैं वो थेरेपी कर देते हैं। तो करेक्ट। आई थिंक अब थेरेपिस्ट मेरा ये होगा कि मैं अगर जैसा मैं फीस वगैरह सेट करती हूँ, मैं कभी भी 2,000 को शायद इतने इस साल में हम्म। तो ना ही टच करूँ कभी भी। मैं इसलिए पूछ रहा था कि मैंने कुछ लोगों से सुना कि इवन 3,000, 3,500, इवन 4,000 पर सेशन भी कुछ जगहों पे चार्ज हो रहा है। तो मैं इसलिए चाह रहा था कि क्या वाकई इतना भी चार्ज कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं था। अच्छा, एक चीज, लास्ट में हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल लास्ट एक दो क्वेश्चंस हैं कि पेरेंट्स कैसे मैयर कर सकते हैं कि ठीक चल रहा है सब कुछ, प्रोग्रेस, थोड़ा बहुत प्रोग्रेस से वो अंदाजा लगा सकते हैं, और किस चीज को वो देख सकते हैं कि हाँ सब अच्छा है। अ, वो फिर 2 से 3 चीजें होती हैं। पहली चीज है, मैंने कहा ना कि बच्चे में आपको प्रोग्रेस दिखनी चाहिए हम्म सामने। अगर इतने महीने लग रहे हैं या कुछ है तो आपको कहीं ना कहीं प्रोग्रेस दिखनी चाहिए। बट ये तो बच्चे के लिहाज से हो गया। व्हेन यू टॉक अबाउट बीइंग विद अ थेरेपिस्ट और एनालिस्ट, तो आप उसमें देखो कि अगर आप बच्चे की नीड में कोई चेंज लाना चाह रहे हो, तो क्या आप थेरेपिस्ट को इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो कि इफ अ हम्म पेरेंट कम्स टू मी एंड दे लाइक, वो जी हाँ मुझे ना इस बच्चे में, मेरे बेटे ने में ना मुझे ये उसके प्लान में ये चीज इंक्लूड करवानी है
क्योंकि हम ये घर में चीज इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। एज अ पेरेंट यू शुड बी फीलिंग कंफर्टेबल कि आप अपने थेरेपिस्ट को जाके चीज बोल सको कि यार मैं ये चीज इंक्लूड करवानी है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, एंड हाउ हम्म। द थेरेपिस्ट डील्स विद इट। अगर वो आपकी रिक्वेस्ट को या सजेशन को बिल्कुल बाहर फेंक देते हैं, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आप उनको वहां पे अंडरस्टैंड करवाएं, बिकॉज आपके पास, हमारे पास बच्चा 1 घंटे के लिए आता है, माँ बाप के पास वो 23 घंटे के लिए होता है। हम्म। एंड जो काम माँ बाप कर सकते हैं वो शायद हम कभी नहीं कर सकते। तो हमें सजेशंस की बेसिस पे पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि वो दे शुड मेक श्योर कि उनका जो बिहेवियर एनालिस्ट है या थेरेपिस्ट है वो ये चीज पूरी तरह इनकॉर्पोरेट करे। सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपके पास ना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में चीजें होनी चाहिए। चाहे आपको वो लाइक सॉफ्टवेयर में मिले चाहे हार्डवेयर में मिले, आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। आपकी मीटिंग्स होनी चाहिए, मंथली या मंथली नहीं भी होती तो बाय मंथली कर लें, 3 महीने 4 महीने बाद करें, बट होना चाहिए ताकि आप बैठ के डिस्कस कर सको कि यार ये इसके गोल्स अचीव हुए हैं, ये गोल्स अचीव नहीं हुए। मैं इसलिए कहती हूँ कि चलें, अगर अच्छा थेरेपिस्ट मिल भी जाता है, दैट्स नॉट द एंड। एंड वो होता है कि थेरेपिस्ट आपके साथ सही तरह से बिहेव करे, आपकी बात सुने, आपको अकोमोडेट करे, आपके बच्चे के साथ जर्नलाइजेशन में भी, कि वो आपको भी बिठाए, आपके साथ भी काम करे। तो इफ अ पर्सन, सॉरी, इफ अ पेरेंट वांट्स टू सी कि भाई उनका बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वो सिर्फ उसके क्या कहते हैं, आमने सामने जो प्रोग्रेस होती है, बोलने में या लिखने में प्रोग्रेस होती है, सिर्फ वो नहीं होती। ओवरऑल आपका बच्चा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है विद द थेरेपिस्ट, विद पीपल अदर देन द थेरेपिस्ट। ये चीजें हम्म। कुछ हैं जो पेरेंट्स को, अगर पेरेंट्स देखते हैं कि ये सब अगर क्या कहते हैं सही डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं, देन इट्स अ गुड थेरेपी। लेकिन अगर कहीं पे बीच में स्लैक आता है, कहीं पे कोई इशू आता है, तो फिर वहां पे इशू बन सकते हैं। हम्म। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन और फिर हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। वो ये कि आपके ख्याल में पेरेंट्स कौन सी मोस्ट कॉमन या मिस्टेक्स करते हैं इन चूजिंग और सिलेक्टिंग द प्रोफेशन? टू बी ऑनेस्ट, अब तक मैंने जो सबसे कॉमन मिस्टेक एक ही है जो मैं देखती हूँ कि दे जस्ट पिक द फर्स्ट थेरेपिस्ट दे मीट। हम्म। और इसलिए नहीं कि उनको सर्टिफिकेशन का है कुछ भी, बिकॉज वो क्वेश्चंस नहीं करते। उनको लगता है कि अगर किसी ने सेंटर खोल के रखा है तो किसी वजह से ही खोल के रखा है। दे शुड नो कि सारे सेंटर्स जो हैं वो ऑथेंटिक नहीं होते। एंड सारे ओनर्स, सारे बिहेवियर एनालिस्ट जो बने बैठे हैं, अगर वो, वही बात है कि वो आपके वो सर्टिफिकेशन नहीं दे सकते, दैट्स नॉट लाइक ओके। मैंने यहाँ हम्म। पे होता है कि ये भी मिस्टेक होती है कि जितना ऊंची दुकान होती है उनको लगता है कि उतना मीठा पकवान होगा, लेकिन उतना मीठा होता नहीं। तो हम्म। हमारे यहाँ जितना बड़ा बोर्ड लगा हुआ होता है, पेरेंट्स को लगता है कि ये उतनी अच्छी जगह होगी, जितनी हम्म। महंगी थेरेपी होगी उनको लगता है उतनी अच्छी जगह होगी। ऐसा नहीं है। पेरेंट्स को ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको थोड़ी सी ना अपनी तरफ से स्ट्रगल करनी पड़ती है टू फाइंड द राइट पर्सन। अगर एक बंदा आपको कह रहा है कि मैं 4,000 ले रहा हूँ और एक आपको कह रहा है मैं 1,500 ले रहा हूँ, पेरेंट्स इंस्टेंटली थिंक यार 4,000 वाला बेहतर है, क्योंकि पता नहीं वो हम्म। बच्चे को हमारे क्या दे रहा है। उनको हम्म। ये देखना चाहिए कि यार अच्छा ठीक है, ये दोनों चीजें हैं। दे शुड राइट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ थेरेपिस्ट, एंड देन दे शुड सी कि अच्छा 1,500 वाले के पास अगर सर्टिफिकेशन है, अगर वो डॉक्यूमेंटेशन दे रहा है, वो आपके साथ मीटिंग्स कर रहा है, देन आई थिंक दे शुड कंसिडर फॉर द 1,500 वन। लेकिन हमारे यहाँ ये मिस्टेक फाइनेंशियली भी होती है, हमारा ऐसा माइंडसेट भी बन चुका है कि जितनी हम्म। महंगी चीज होगी उतनी बेहतर होगी। आई थिंक जहाँ पेरेंट्स इस चीज को थोड़ा कंट्रोल कर लें अपनी तरफ से, कि चाहे वो जितने मर्जी अपनी नीड में हो कि हमने बच्चे की थेरेपी करवानी है, थोड़ी सी रिसर्च एंड थोड़ी सी नॉलेज खुद गेन करें, ताकि आपको कल को कोई क्या कहते हैं आपसे पैसे ना ले, आपको एक्सप्लॉइट ना करे बस। राइट जी। तो इसी अच्छे से मशवरे के साथ हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। हमने कोशिश की कि बहुत सारे सवालात जितने भी हमारे पास थे, कुछ पेरेंट्स की तरफ से, कुछ अपनी तरफ से, हम उन सारी चीज़ों को रख सकें ताकि लोगों को ऑलमोस्ट उन सारी चीज़ों के जवाब मिल सकें जो उनके जहन में हों या उनके पास ये सवाल हो। मैं एंड पे दोबारा वजी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इतना टाइम निकाला और इन सवालों का सब्र से जवाब दिया। और आई होप कि ये सब लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेशनल और काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच कमान भाई फॉर इनवाइटिंग मी। जैसा मैंने स्टार्ट में भी यही कहा था कि अगर इससे किसी को भी फायदा होता है,
जैसे मैंने देखा आपके चैनल पे काफी इंफॉर्मेशनल वीडियोस होती हैं, इससे किसी भी एक भी पेरेंट को अगर फायदा होता है हम्म। तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने कहा कि इतने तहम्मुल से जवाब दिया, दिस इज माई लाइक द ओनली मैसेज फॉर पेरेंट्स फ्रॉम माई साइड, कि अगर आपका थेरेपिस्ट इतनी ही आराम से आपके सवालों का जवाब देता है, देन ओनली कंसिडर देम। जो क्वेश्चन करता है कि आपने उससे क्यों सवाल किया, आपने क्यों उससे चीजें मांगी या क्यों रिक्वेस्ट की, दैट्स द बिगेस्ट रेड फ्लैग यू कुड एवर हैव। राइट जी, थैंक यू वेरी मच जी। और इसी के साथ हम आप सबका भी शुक्रिया अदा करेंगे जो इस वीडियो को देखेंगे और देख रहे हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।